हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में। दोस्तों यहाँ पर हम आज उपस्थित है लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि है न्यूट्रिशन पार्ट 2, यानी कि दोस्तों पोषण जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके द्वितीय भाग में हम लोग आज प्रवेश करने वाले हैं और आज बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। दोस्तों देखिए, जो पहला प्रश्न है कि पौधे वो पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों साफ साफ पूछा गया है कि पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों याद रखिए, शायद हो सकता है हम इसके पिछले वीडियो में इस प्रश्न को करवाए हो लेकिन वो तरीका कुछ अलग रहा हो। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन कुछ अलग है। तो दोस्तों देखिएगा कि पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, देखिए कार्बोहाइड्रोलाइसिस, ठीक है। दूसरा है कि मेटाबॉलिक सिंथेसिस, तीसरा है फोटोसिंथेटाइजेशन और चौथा है फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों आपको साफ साफ पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। तो दोस्तों उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण को हम लोग इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके इंग्लिश नाम से पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वो सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। आई होप कि प्रश्न का जो आंसर है वो सटीक है, आप इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे अब देखिए ऑप्शन देखेंगे, डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण होता है। अब यहाँ पे ये पूछेगा कि दिन में होता है कि रात में होता है, किस रंग में होता है कि किस रंग में नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन अलग हो जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन के पहुंचते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन लिखा है कि न्यूक्लियस में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में, कि क्लोरोप्लास्ट में, कि पेरोक्सिसोम में। तो याद रखिएगा दोस्तों, याद ध्यान रखिए, न्यूक्लियस में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का उत्पादन होता है ना कि प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है दोस्तों? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है। और रहा ये पेरोक्सिसोम, तो याद रखिए पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं। तो पेरोक्सिसोम्स जब हम आपको सेल जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे तो वहां पर भली बात ये बताएंगे कि पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं, मेसोसोम्स क्या होते हैं, इन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा ये जो प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? उसका सही जवाब हो जाएगा सी यानी कि क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। यानी इसमें देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया गया है लोहा, एक दिया गया मैग्नीशियम, एक दिया गया कैल्शियम और चौथा लिखा है डी यानी कि नॉन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं क्लोरोफिल की, ठीक है दोस्तों, तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में इसे हम लोग हरित लवक के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रकार ये जो क्लोरोफिल होते हैं वो हरित लवक में पाए जाते हैं। लेकिन प्रश्न दूसरा है, पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है कि मैग्नीशियम इसका घटक है, ठीक है। एक और बात बता दें आपको, लोहा भी इसका घटक है। यानी कि लोहा और मैग्नीशियम क्या है? इसके घटक हैं। ये दोनों घटक हैं। लेकिन क्या पूछा गया दोस्तों? नहीं है। तो याद रखिए वो जवाब हो जाएगा कैल्शियम। आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम घटक नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मृत एवं सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण। यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ इस बात को कहा जा रहा है कि वैसे जीव को बताइए जो कि क्या करते हैं, अपना जो भोजन है वो मृत जीवों के शरीर और सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं मृतजीवी। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतजीवी। मृतजीवी कहते हैं। अब ये मृतजीवी हैं। देखिए साफ साफ पूछा गया है कि मृत एवं सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जो जीव का उदाहरण है कौन कौन से हैं। तो याद रखिए दोस्तों घास। घास तो ये क्या होता है? घास तो स्वपोषी होता है, मृतजीवी की श्रेणी में नहीं आता है। कुत्ता क्या है? कुत्ता परपोषी होता है, ये मृतजीवी नहीं है। अब ये दोस्तों कुकुरमुत्ता। अब देखिए कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है?
मशरूम की। दोस्तों याद रखिएगा मशरूम क्या है, तो एक मृतजीवी पौधा है, यानी कि ये अब देखिए कसकुट्टा या अमरबेल है, याद रखिएगा ये एक क्या है, ये एक परजीवी पौधा है, परजीवी पौधा है, पैरासाइटिक प्लांट है। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर जो ऑप्शन निकल के आता है दोस्तों जो कि सही है वो है ये कुकुरमुत्ता यानी कि मशरूम। मशरूम क्या करता है, तो सड़े गले पदार्थों और मृत जीवों के शरीर से अपने भोजन को ग्रहण कर लेता है वो दोस्तों मशरूम। और मशरूम क्या है दोस्तों, मशरूम हम आपको बता दें मशरूम क्या है, तो एक प्रकार का कवक है, और कवक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, फंगे के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि लौह तत्वों से प्रचुर खाद्य सामग्री का उदाहरण है, यानी कि साफ साफ कहा जा रहा है कि दोस्तों कि यहाँ पर आयरन किस में पाया जाता है, आयरन किस में पाया जाता है दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो आयरन है यानी कि लोहा जो तत्व है उसके प्रचुर मात्रा में कौन सी सामग्री पाई जाती है, तो ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। एक दिया गया है क्या आंवला पालक गुण होगा, कि आंवला टमाटर गुण होगा, कि पालक पत्ता गोभी होगा, कि आंवला बंदा गोभी गुण होगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि लौह तत्वों से प्रचुर खाद्य जो सामग्री है उसका जो यहाँ पे समूह है वह है आंवला पालक और गुण। आंवला पालक और गुण, आंवला पालक और गुण में क्या होता है, तो ये जो लोहा तत्व है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान नहीं है। दोस्तों रक्तहीनता यानी कि क्या कहा जा रहा है, ब्लड की कमी, ब्लड की कमी है, ठीक है, ब्लड की कमी है, उसको क्या खाने की सलाह दी जाएगी, डॉक्टर उसको क्या कहेगा कि आपको क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें, याद रखिएगा कि जब भी ऐसे केसेस आती हैं जिसमें अब व्यक्ति में क्या होती है, ब्लड की कमी होती है, तो डॉक्टर क्या करता है, तो याद रखिए वो कहता है कि आपको क्या खाना है, चुकंदर का रस पीना है, और क्या खाना है दोस्तों, वो खाना है पालक, क्योंकि अभी हमने बताया था पालक में क्या होता है, Fe होता है। और याद रखिए दोस्तों हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता है दोस्तों, तो वो आवश्यकता है लोहा की, और पालक लोहा का एक अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों चुकंदर का रस तथा पालक क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसमें रक्त की कमी यानी कि रक्तहीनता की कंडीशन उत्पन्न हुई है। आई होप कि प्रश्न समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा रिकेट्स जो होता है नामक जो बीमारी है वो विटामिन डी के कमी से होता है दोस्तों। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, ठीक है दोस्तों, और ये विटामिन ए के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। रिकेट्स नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, वो कौन सा विटामिन है, तो हमने आपको बता दिया वो विटामिन डी है, ठीक है दोस्तों। चलिए और हाँ दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के बाद एक नई वीडियो आएगी जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ अम्ल और उसके स्रोत और साथ साथ उनके उपयोगिता। फिर हम लोग बात करेंगे विटामिन से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे और विटामिन से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, इन सब बातों को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि विटामिन से और ये अम्ल के स्रोत से एग्जाम में पक्का प्रश्न पूछते हैं, इसलिए वो वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको क्या कर दीजिए, तो क्लिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि कैल्शियम की कमी से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। दोस्तों याद रखिएगा कैल्शियम क्या होता है, तो हड्डी का एक कंपोनेंट होता है, हड्डी में पाया जाता है, फिर दांतों में भी पाया जाता है। तो देखिए कैल्शियम की कमी से कौन सा विकार उत्पन्न होता है, क्या दृष्टि की हानि होती है, रतौंधी होती है, बिल्कुल नहीं, विटामिन ए। फिर कह रहा है कि बेरी नहीं, B2 B3, ठीक है। हड्डी और दंत क्षय और तथा एनीमिया आयरन की कमी से होती है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन है हड्डी और दंत क्षय, हड्डी और दंत क्षय यानी कि दोस्तों अगर क्या ये कैल्शियम की कमी होती है तो आपकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं और दांत भी क्या हो जाते हैं, दांत डेंटल कैरीज भी होती है, दंत क्षरण भी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी से कौन सा विकार उत्पन्न होता है, तो याद रखिएगा हड्डी और दंत क्षय। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जड़ों का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प जड़ों का समूह है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कहे जा रहे हैं कि इनमें से कौन है जो कि जड़ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको बता दें चुकंदर जड़ है, आलू तना है, अदरक तना है, गाजर जड़ है, हल्दी तना है, अदरक तना है, शकरकंद जड़ है, मूली जड़ है, हल्दी तना है, गाजर जड़ है, चुकंदर जड़ है, मूली जड़ है। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ पे देखिए जड़ तना तना, लेकिन क्या पूछा जा रहा है, जड़ों का समूह। यहाँ पर एक जड़ है 2 तना है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर एक जड़ है 2 तना है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 जड़ है 1 तना है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों देखिएगा गाजर चुकंदर मूली सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों, सभी के सभी आपके जड़ होते हैं, यानी कि ये रूट होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न से आपका ये भी क्लियर होता है कि आलू क्या है, तना है, अदरक क्या है दोस्तों, तो तना है, ठीक है, हल्दी क्या है तो तना है, याद रखिएगा। तो दोस्तों गाजर चुकंदर और मूली क्या है, ये जड़ के रूपांतरित रूप हैं, या कह सकते हैं तो ये जड़ होते हैं। आई होप कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो बिना किसी दिक्कत के हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न है एक टेस्ट से। देखिए टेस्ट क्या है, तो टेस्ट यही है कि पूछा जा रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति, याद रखिए दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि स्टार्च की उपस्थिति, याद रखिए क्या पूछी जा रही है कि स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोर से परीक्षण करने पे, यानी कि यहाँ पे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अगर टेस्ट किया जाए स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए तो कौन सा रंग आएगा। दोस्तों याद रखिएगा अगर टेस्ट करते हैं तो वहां पर जो हमको रंग निकल करके आएगा वो आएगा नीला और काला, नीला और काला आता है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नीला और काला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है। दोस्तों देखिए साफ साफ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है तो सुनिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए, यानी कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक आहार का अपचनीय, यानी कि पचता नहीं है, अपचनीय भाग है। तो कौन सा भाग है तो देखिएगा सामने आपके है कार्बोहाइड्रेट, तो दोस्तों इसका भी पाचन हो जाता है, प्रोटीन इसका भी पाचन हो जाता है, वसा इसका भी पाचन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर 3 तो पच गए, अब रह गया रफेज। देखिएगा अब ये जो रफेज है, ठीक है, ये जो रफेज होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, ये हमारे पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं लेकिन ये पचते नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रफेज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, रफेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बीमारी हीमोग्लोबिन की कमी से होती है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आप जरूर बताएंगे। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, देखिएगा मलेरिया हीमोग्लोबिन की कमी से नहीं होती है। रक्त अल्पता, देखिए रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया, ठीक है। रेबीज हैजा ये दोनों नहीं होगा, ऑप्शन होंगे ये बी एनीमिया, यानी कि देखिएगा अगर एचबी की क्या होती है, एचबी की कमी होती है तो एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एनीमिया, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन स्वपोषी है। स्वपोषी कहने का मतलब हुआ कि वैसे जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो देखिएगा क्या मानव स्वपोषी है, बिल्कुल स्वपोषी नहीं है। ये क्या है तो ये है परपोषी। ये क्या है दोस्तों, ये एक परपोषी है। पादप, हाँ जी, जंतु, जंतु परपोषी, कवक भी मृतजीवी यानी परपोषी ही है, लेकिन पादप क्या होते हैं, पादप ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि पादप क्या हो जाएंगे, स्वपोषी की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब स्वपोषी में ये भी हो जाएगा। अगला है कि पीतरस का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि
कि कौन ऐसी ग्रंथि है, कौन ऐसा ग्लैंड है, कौन ऐसा ग्लैंड है जिसके द्वारा पीतरस का स्राव होता है दोस्तों। किसका स्राव होता है? पीतरस का, यानी कि यहाँ पे बाइल जूस का स्राव कहाँ से होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामने, अग्नाशय, अमाशय, यकृत और लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, अमाशय से जठर रस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस और दोस्तों यकृत से बाइल जूस यानी कि पीतरस। तो पीतरस किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? यकृत से। और दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है बताइए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है दोस्तों, इसका प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला है देखिए कि मानव शरीर में कितने लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, ये मान लेते हैं ये, ठीक है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये चेहरा हो गया, ठीक है, ओके। देखिएगा तो यहाँ पे ये माउथ कैविटी होता है, ठीक है, माउथ कैविटी होता है। तो यहाँ पे देखिएगा मान लेते ये जीभ हो गया, ठीक है, ये जबड़ा हो गया। तो दोस्तों देखिएगा जबड़े में भी एक ग्रंथि, जीभ के नीचे भी एक ग्रंथि और यहाँ पे जो कान होता है यहाँ पर भी एक ग्रंथि, यानी कि 1, 2 और 3। यानी कि दोस्तों मानव शरीर में कितने लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों कितने जोड़े पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ा। कितना? 3 पेयर, 3 पेयर, ठीक है। और हाँ दोस्तों, जो जबड़े के नीचे होता है, जो जीभ के नीचे होता है, और एक है जिसको हम लोग कहते हैं क्या दोस्तों, देखिए जो कान के पास होता है उसको हम लोग कहते हैं पैरोटिड, ठीक है। जीभ के नीचे होता है सबलिंगुअल, और जो जबड़े में होता है उसको हम सब मैंडिबुलर कहते हैं, ठीक है, उसको सब मैंडिबुलर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पीतरस का संचय कहाँ होता है। पिछला प्रश्न क्या था कि पीतरस बनता कहाँ है, स्रावित कहाँ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि पीतरस का संचय कहाँ होता है। तो याद रखिएगा पीतरस का संचय कहाँ होता है? पिताशय में होता है। और पिताशय को हम लोग क्या कहते हैं? तो पिताशय को हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं, ठीक है दोस्तों, गॉल ब्लैडर, ठीक है, जीबी। अगला है कि प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। क्या प्लाज्मा प्रोटीन आपके अग्नाशय में बनती है दोस्तों? तो प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण अग्नाशय में नहीं होता है। क्या यकृत में बनता है कि पित्ताशय में? किनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो प्लाज्मा प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो हमारे रक्त के अंदर, आई मीन लीवर के अंदर होता है। कहाँ होता है दोस्तों? लीवर के अंदर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका पाचन संभव नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन पचता नहीं है। याद रखिए दोस्तों, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों पच जाते हैं, लेकिन सेलुलोज नहीं पचता है। अब क्यों नहीं पचता है, इसमें हम लोग एक प्रश्न को देखें। याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, वहीं गाय अगर खाएगी सेलुलोज तो उसको पचा लेगी। अब यूरिया का संश्लेषण किस अंग में होता है दोस्तों? याद रखिएगा यूरिया का संश्लेषण हमारे यकृत के अंदर होती है। अगला है कि मानव में किस पोषक तत्व के कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अगर जो व्यक्ति है उसमें प्रोटीन की कमी हो जाए, और प्रोटीन दोस्तों याद रखिएगा हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व के अंतर्गत आता है, पोषक पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए दोस्तों, जो प्रोटीन है अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी वृद्धि क्या हो जाएगी? तो धीमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पूछा गया है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर है प्रोटीन, मंड और वसा। तो याद रखिए लार में कोई ऐसा एंजाइम नहीं पाया जाता जो कि ये प्रोटीन को पचा दे, और कोई ऐसा भी नहीं पाया जाता कि जो वसा को पचा दे। अब यहाँ पे बच गया स्टार्च। दोस्तों याद रखिएगा स्टार्च का पाचन करने के लिए लार में क्या पाए जाते हैं, जिनका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज है जो कि क्या कर सकता है? तो हमारे माउथ के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट को यानी कि स्टार्च को पचा सकता है। अगला प्रश्न है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। दोस्तों याद रखिए दूध का रंग का सफेद होना ये उसमें उपस्थित प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों?
इसमें उपस्थित प्रोटीन के कारण। अगर आपसे कहें कि बताइए दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है कैसीन। यानी कैसीन प्रोटीन के कारण क्या होता है दोस्तों, इसका रंग सफेद होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका आपका ये कैसीन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी छूट गया है, नहीं छूटा, ठीक है। पौधे में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचारित होता है? देखिएगा संचयित होता है, यानी कि पूछा जा रहा है साफ साफ कि बताइए कि अगर पौधे में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बन जाए तो किस रूप में संचित होगा? स्टार्च है, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पौधों में ये कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? वो संचित होते हैं स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। फिर वहीं पे कि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो याद रखिएगा जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो संचित होते हैं इस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होते हैं? संचित होते हैं। अगला प्रश्न है कि मूंगफली में किन पोषक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा मूंगफली का तेल भी निकलता है और मूंगफली में देखिए मूंगफली में प्रोटीन भी पाया जाता है। तो तेल यानी कि वहाँ पे वसा है और प्रोटीन भी है। तो याद रखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि इनामेल किसका बना होता है? यानी कि देखिएगा जैसे कि आइए हमारा दांत होता है ना दोस्तों, ये जो हमारा दांत है इसका ऊपर का जो कठोर कवच होता है इसी को हम लोग इनामेल कहते हैं। और इनामेल हमारे शरीर का जो होता है सबसे कठोर हिस्सा होता है। तो पूछा जा रहा है कि इनामेल किसका बना होता है? क्या यह कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है? कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है कि सोडियम क्लोराइड के सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो याद रखिएगा दोस्तों जो हमारा इनामेल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। यानी कि ये किसका बना होता है? CA3PO4 का होल ट्वाइस, CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। यानी कि देखिएगा अगर वसा का कह रहा है कि अगर वसा का क्या किया जाए? जलीय अपघटन, यानी कि तोड़ा जाए, इसको डाइजेस्ट किया जाए, हाइड्रोलाइसिस की जाए तो क्या होगा दोस्तों? तो हाइड्रोलाइसिस की जाएगी तो समझिए वसीय अम्ल, फैटी एसिड और एमिनो अम्ल, बिल्कुल नहीं, एमिनो एसिड तो प्रोटीन का हिस्सा है। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यानी कि मान लेते हैं ये फैट है, ठीक है, फैट है और इसके ऊपर किसकी क्रिया हो रही है? लाइपेज की। और लाइपेज की जब क्रिया होगी ना दोस्तों तो क्या हो जाएगा? ये बदलेगा फैट एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? तो देखिए दोस्तों ये मान लेते हैं हमारी क्या है, तो ये बड़ी आंत है। क्या है दोस्तों? बड़ी आंत है, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और बड़ी आंत पे देखिए लास्ट में कुछ इस प्रकार के ऐसे ये तो हो गया छोटी आंत वाला हिस्सा, और देखिए आपको ऐसे ऐसे उंगली जैसे संरचना निकली रहती है, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, इसी को अपेंडिक्स कहा जाता है। और दोस्तों यही अपेंडिक्स है वो क्या है? तो याद रखिएगा अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। तो दोस्तों अपेंडिक्स क्या है? इसको हम लोग एक अवशेषी अंग के रूप में जानते हैं, यानी कि ये एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लार किससे पाचन में मदद करता है? तो याद रखिएगा लार में क्या होता है? तो लार में पाया जाता है सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम, सेलिवरी एमाइलेज। और एमाइलेज किसको पचाता है? तो एमाइलेज पचाता है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? समझ जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि पीत रस में कौन सा पीट वर्णक, यानी कि पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा बाइल पिगमेंट पाया जाता है? बाइल पिगमेंट यानी कि ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस है, इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों इसमें बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन दोनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, यानी कि दोनों।
अगला प्रश्न है कि किस अंग के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे शरीर में एक अंग है जिसका नाम है यकृत यानी कि लीवर। तो लीवर है दोस्तों, तो क्या होता है लीवर में ही क्या होता है, ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। अगला, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों मांस में प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, भले ही कम मात्रा में हो। दाल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, दूध में भी कैसेइन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, चावल किसका स्रोत है, तो चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है दोस्तों, वह है चावल। अगला प्रश्न है कि दांत किस कोशिकाओं का बना होता है, यानी कि जो हमारी दांत होती है उसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, या कह सकते हैं तो इनका निर्माण किन कोशिकाओं से हुआ रहता है। दोस्तों दांत का निर्माण किन कोशिकाओं से हुआ रहता है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ओडोंटोब्लास्ट है, कॉन्ड्रियोब्लास्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात को गौर फरमाएंगे, याद रखिएगा, ऑस्टियोब्लास्ट से क्या बनता है, बोन। ओडोंटोब्लास्ट से क्या बनता है दोस्तों, तो दांत। कॉर्नियोब्लास्ट से क्या बनता है, तो कार्टिलेज। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके सामने कि दांत किसका कोशिका का बना होता है, दांत किस कोशिका का बना है, तो वो है ओडोंटोब्लास्ट। और दोस्तों याद रखिएगा, दांत के अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं, ओडोंटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, दांत के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत कौन सा है, यानी कि जो लाइपेज एंजाइम है वो कहाँ से स्रावित किए जाते हैं। तो याद रखिए, क्या आपके किडनी में बनता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्या यकृत में, नहीं। हृदय में, नहीं। तो ऑप्शन बच गया ये अग्नाशय है। तो दोस्तों अग्नाशय से ही क्या होता है, जो लाइपेज एंजाइम है वो स्रावित होता है, जो किसको पचाता है, ये पचाता है फैट को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यही कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों ये एकदम साफ साफ पूछा गया है कि कौन ऐसा हार्मोन है जो कि आपके पेनक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है। तो देखिए पेनक्रियाज के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है वही तो क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, क्या थायरॉक्सिन। तो याद रखिए दोस्तों, थायरॉक्सिन तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा, किसके द्वारा, ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, चलिए थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है गैलेनिन और चौथा है गैस्ट्रिन। तो याद रखिए दोस्तों, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन स्रावित किए जाते हैं अग्नाशय के द्वारा, किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा एंजाइम मनुष्य में नहीं पाया जाता है। देखिए दोस्तों मनुष्य में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, सेलुलेज है, माल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज। सुक्रेज पाया जाता है, लैक्टेज पाया जाता है, माल्टेज पाया जाता है। ये किसको पचाता है, ये पचाता है माल्टोज को, ये किसको पचाता है, ये लैक्टोज को, ये किसको पचाता है, सुक्रोज को। अब बच गया सेलुलेज, ये किसको पचाता है, तो सेल्यूलोज को। और दोस्तों हमने आपको साफ साफ बताया कि हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन कदापि नहीं होता है। तो निम्न में से कौन सा एंजाइम मनुष्य में नहीं पाया जाता है, तो अगर हमारे शरीर में इसका पाचन होता ही नहीं है तो इसका सकता है भी नहीं। सो दैट हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, सेलुलेज नहीं पाया जाता है। चलिए मानव पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, यानी कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने, छोटी आंत, बड़ी आंत, भोजन नली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भोजन नली यानी कि फूड पाइप, बड़ी आंत और छोटी आंत। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे आहार नल का यानी हमारे जो पाचन तंत्र का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है दोस्तों, वो होता है हमारा छोटी आंत। क्या है, तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसका जो लेंथ होता है, अब लेंथ कितना होता है, अब लेंथ कितना होता है, तो 6.5 मीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, देखिए मानव पाचन तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो वो है क्या, छोटी आंत। छोटी आंत, और इसकी लंबाई कितनी है, 6.5। अगला प्रश्न है कि जठरस में क्या क्या पाया जाता है। तो जठरस दोस्तों याद रखिएगा, जठरस को हम लोग इंग्लिश में
गैस्ट्रिक जूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। अब ये गैस्ट्रिक जूस अमाशय के जो ग्रंथियां होती हैं उनसे स्रावित होती हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथि किसके द्वारा, ये स्रावित किसके द्वारा होती हैं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्रावित होती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से स्रावित होती हैं। अब पूछा जा रहा है कि इसमें क्या क्या पाया दोस्तों, तो पेप्सिन में पाया जाता है, रेनिन में पाया जाता है, HCl में पाया जाता है, यानी ये तीनों पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब यहाँ पे है कि जठर रस का पीएच, जठर रस के पीएच का मान, ठीक है, कितना होता है, पीएच पूछा जा रहा है, पीएच पूछा जा रहा है किसका, गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना हो दोस्तों, याद रखिएगा गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है, गैस्ट्रिक जूस तो एसिडिक होता है और इसका पीएच होता है 1.5 से लेके 3.5 तक। ठीक है, कितना, 1.5 से लेके 3.5 तक। अगला प्रश्न है कि दांत का पीएच मान, यानी हमारा जो दांत है उसका जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है। तो याद रखिए दोस्तों, हमारे दांत का पीएच वैल्यू होती है 5.5। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद एवं उपोत्पाद, दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसका प्रोडक्ट क्या है और उसका बाई प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। क्या इसका प्रोडक्ट ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। तो यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों के क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि के कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि कौन सी कोशिका HCl का स्राव करती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारा शरीर जो हमारा जठर ग्रंथि है उसमें एक सेल होता है जिसको हम लोग ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं, और ये ऑक्जेंटिक सेल क्या करता है, तो ये HCl को स्रावित करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए होगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन किस कोशिका के द्वारा स्रावित होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो हमारे पेनक्रियाज के जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं उनके बीटा सेल के द्वारा स्रावित होते हैं, यानी कि बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है। अगला है कि पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण की विधि को क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, पैरामीशियम स्वपोषण नहीं होता है, मृतजीवी नहीं होता है, परजीवी नहीं होता है। अब रह गया प्राणी सम। याद रखिएगा, जो एक पैरामीशियम होता है वह भोजन को ग्रहण करता है, उसको पचाता है, और पचा हुआ जो पोषक तत्व होता है उसके शरीर में मिक्स होता है। यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो गुण है वो आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन के हैं, यानी कि प्राणी संभोजी पोषण के हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे हैं जो प्राणी संभोजी पोषण है, प्राणी संभोजी पोषण है वो एक पैरामीशियम में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद, अभी आपने देखा था कि मेन बाई प्रोडक्ट क्या है, तो है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषी इकाई है फोटोसिंथेटिक यूनिट। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या होती है, प्रकाश संश्लेषी इकाई का हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटासोम के नाम से जानते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग एवं धारण करने के लिए क्या चाहिए। तो याद रखिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए जो आवश्यक है वह विटामिन डी, क्या दोस्तों, विटामिन डी है। चलिए अगला है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण यानी कि पैरामीशियम भोजन किसका ग्रहण करता है। तो देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं, एक पैरामीशियम है और ये इसका है, इसको हम लोग कहते हैं ऑरल ग्रू, ऑरल ग्रू, यानी कि इसको हम लोग कोशिका मुख के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों पैरामीशियम भोजन को किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो वो कोशिका मुख के द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए दांत चिकित्सा बना होता, दांत किसका बना होता है, दांत किसका बना होता है। तो याद रखिएगा, दांत बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट यानी कि CH3PO4 का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट का। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है एमिनो एसिड के निर्माण में, एमिनो एसिड के निर्माण में। और दोस्तों एमिनो एसिड, और ये जो एमिनो एसिड है इसे क्या बनता है, एमिनो एसिड से बनता है
प्रोटीन। क्या बनता है दोस्तों? प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का प्रयोग किसके द्वारा निर्माण में होता है, किसके निर्माण में होता है? तो वो है प्रोटीन। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अम्ल और उसके स्रोत के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।